पहला प्रश्न है किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को किस प्रकार सिखाने पर बल दिया जाता है। दोस्तों किंडरगार्टन प्रणाली की बात की गई है और इस प्रणाली में खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। किस प्रकार से की जाती है? खेल के माध्यम से। तो दोस्तों खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है किंडरगार्टन प्रणाली के तहत। इस प्रणाली की खोज दोस्तों फ्रोबेल के द्वारा की गई थी। दूसरा प्रश्न है प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों इसका किलपेट्रिक के द्वारा प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया गया था। डाल्टन वाला इसका आंसर नहीं है। एंडरसन और सिगमंड फ्राइड ये तीनों भी तीनों नहीं है। तो दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर है प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किलपेट्रिक के द्वारा किया गया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी डाल्टन शिक्षण विधि की विशेषता है? डाल्टन शिक्षण विधि की विशेषता कौन कौन सी है देखते हैं अपन। शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होना चाहिए। एजुकेशन का स्ट्रक्चर स्वयं करके अनुभव के माध्यम से सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। दोस्तों स्वयं करके बच्चे को खुद को अनुभव के माध्यम से करके सीखने के माध्यम पर बल दिया जाना चाहिए। ये वाला भी सही है। एक निश्चित समय में निश्चित कार्य पर बल दिया जाना चाहिए। बिल्कुल एक निश्चित समय में किसी एक विशेष कार्य पर ही सबसे अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इस डाल्टन शिक्षण विधि की विशेषताएं। ये तीनों ही विशेषता डाल्टन शिक्षण विधि के लिए उपयुक्त है। चौथा प्रश्न दोस्तों बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। निरीक्षण करने की योग्यता को में कौन मदद करता है सबसे अधिक? तो दोस्तों निरीक्षण से संबंधित भ्रमण जो है ये सर्वाधिक मदद करता है। चार्ट इसका आंसर नहीं है। नमूना भी नहीं है और कंप्यूटर भी नहीं। बालकों में निरीक्षण योग्यता को विकास करने के लिए सबसे अधिक भ्रमण का प्रयोग किया जाता है। भ्रमण के माध्यम से निरीक्षण योग्यता का विकास किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न है दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होना चाहिए? नहीं पूछा गया किस प्रकार की नहीं होना चाहिए? जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता देने वाली तो शिक्षण सामग्री होती है। बालक की रुचि बढ़ाने वाली है। बिल्कुल बालक की रुचि भी बढ़ाती है। सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। बिल्कुल सुंदर और आकर्षित भी होना चाहिए। बालक को विचलित करने वाली नहीं, बालक को विचलित करने वाली सामग्री नहीं होना चाहिए। ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। पांचवें प्रश्न का नहीं पूछा गया दृश्य और श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? तो बालक को विचलित करने वाली सामग्री नहीं होना चाहिए। छठा प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए किस प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है? वो है दोस्तों अध्यापन अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाने के लिए हमें केवल दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, केवल श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, या फिर केवल श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, या फिर दृश्य श्रव्य सहायक एवं श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। अगर अध्यापन की जो क्रिया है इसको सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए हमें दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, सहायक एवं दृश्य श्रव्य सामग्री इन सभी का प्रयोग करना पड़ता है। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। सातवां प्रश्न दोस्तों पेस्टोलॉजी विधि किसने दी थी? पेस्टोलॉजी विधि किसने दी थी? पहला ही आंसर है दोस्तों जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी के द्वारा पेस्टोलॉजी विधि दी गई थी। करेक्ट आंसर तो फर्स्ट वाला है। जीन पियाजे नहीं है, सिगमंड फ्राइड भी नहीं है और वाइगोत्स्की भी नहीं है। करेक्ट आंसर सातवें प्रश्न का जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी। आठवां प्रश्न कक्षा कक्ष में दृश्य साधन के रूप में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? दोस्तों कक्षा में हमने देखा होगा सबसे अधिक दृश्य साधन के रूप में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग होता है। किसका होता है? ब्लैक बोर्ड का। ग्राफ का कम होता है, रेखा चित्र का भी कम होता है, चार्ट का भी बहुत ही कम होता है। सबसे अधिक प्रयोग ब्लैक बोर्ड का होता है। नौवां प्रश्न दोस्तों एपिडास्कोप उपकरण का प्रयोग किस निम्न में से किसके लिए किया जाता है? एपिडास्कोप का उपकरण जो है दोस्तों इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहला है वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, दूसरा किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए, तीसरा है किसी वस्तु की नकल उतारने के लिए, या चौथा किसी वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए। दोस्तों एपिडोस्कोप जो है इसका उपयोग किस लिए प्रयोग जो है वो किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर बड़ा करके प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। बी वाला नौवें प्रश्न का करेक्ट आंसर है। किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए एपिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। 10वां प्रश्न है दोस्तों किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है? किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त होता है? कंप्यूटर से होता है, चार्ट से होता है, रेडियो से होता है, या टेलीविजन से होता है? करेक्ट आंसर दोस्तों कंप्यूटर। कंप्यूटर के माध्यम से उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है बच्चों को।
अगला प्रश्न 11वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, इसलिए करती है क्योंकि वे आरामदायक होते हैं, शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों की विविधता को उपलब्ध कराते हैं, या फिर इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। दोस्तों एक शिक्षिका जो है टीचर, वो अपने टीचिंग कार्य में शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि दोस्तों इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है, इसलिए वो इनका प्रयोग करती है। दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर है डी वाला। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? पाठ योजना में कौन शामिल नहीं है? तो योजना की दृढ़ता, दोस्तों यही वाला इसका करेक्ट आंसर है। उद्देश्य की स्पष्टता पाठ योजना में शामिल होती है, शिक्षार्थियों का ज्ञान भी शामिल होते हैं, शिक्षण का ज्ञान भी शामिल होता है। पाठ योजना जो होती है, योजना की जो दृढ़ता है, कठोरता, इसका कोई संबंध नहीं है, ये इसमें शामिल नहीं है। बढ़ते अपन 13वें प्रश्न की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख लेते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? दोस्तों ये हिंसात्मक व्यवहार जो है, ये अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। उनके द्वारा परिभाषा भी दी गई थी इसके संबंध में, कि बच्चे को फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख लेते हैं। ये जो निष्कर्ष है दोस्तों, ये अल्बर्ट बंडूरा मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए कार्य पर बोबोडोल का जो प्रयोग किया था उन्होंने, उस पर आधारित है। थार्नडाइक इसका संबंध नहीं है, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत दिया था इन्हें। जेबी वाटसन का भी संबंध नहीं है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। जीन पियाजे दोस्तों, इन्होंने संज्ञानात्मक कोग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। अगला प्रश्न, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में निम्न में से किस घटक पर बल देता है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है वो किस घटक पर सबसे अधिक बल देता है? प्रकृति पर देता है, पोषण पर, अनुकूलन, परिपाठ, संशोधन पर? दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पोषण पर सबसे अधिक बल देता है। किस पर देता है? पोषण पर। अगला प्रश्न है, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम रिक्त स्थान है। पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम किस प्रकार से होता है? बढ़ते अपन ऑप्शन की ओर। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दोस्तों पहले ही वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है, ये नहीं इसका आंसर। उद्दीपक अनुप्रिया के जोर से होता है, नहीं। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय दोस्तों ये सारे प्रश्न के जो ऑप्शन है, ये सभी इसके संबंध में नहीं है। करेक्ट आंसर है पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम से शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है और एक वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ए वाला है। दोस्तों वीडियो के सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।